हमेशा यह खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव अब जेल से निकल जाएंगे और तब जेल से निकल जाएंगे। इसी के मद्देनजर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ये मुहिम चला रहे हैं कि पत्र लिखवाकर वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और कहेंगे कि जब लालू यादव की तबीयत खराब है तो उनको जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन कोर्ट भावनाओं से नहीं चलता है और एक और बुरी खबर लालू प्रसाद यादव के लिए आ गई है। एक कोषागार मामला, डोरंडा कोषागार मामला जो 139.5 करोड़ रुपए का है, उसकी सुनवाई अब अंतिम रूप में चल रही है। लालू यादव के साथ साथ उसमें 110 लोग आरोपी हैं जो ट्रायल पर चल रहे हैं और हो सकता है कि अब जल्द ही उस कोषागार मामले में सजा का ऐलान हो जाए। अब नमस्कार। तेजस्वी यादव हमेशा यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा की चाल के कारण उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, लेकिन इसका जवाब कोई नहीं देता कि माननीय कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई है तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की गलती रही होगी। लालू प्रसाद यादव जेल में हैं और हमेशा यह खबर आती है कि उनकी जमानत के लिए याचिका डाली गई है, हालांकि वो याचिका खारिज हो जाती है। खबर यह आती है कि सीबीआई अड़चन बन गई, लेकिन कोई इस बात पर चर्चा नहीं करता कि लालू प्रसाद यादव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अब जब डोरंडा कोषागार मामला जो है उसकी सुनवाई अंतिम दौर में चल रही है, जो मामला 139.5 करोड़ का था, वो अंतिम बहस जिसका हो रहा है और आरोपितों को कहा गया है कि आप अंतिम बहस शुरू करिए और आशा है कि जल्द से जल्द इसकी सुनवाई पूरी होगी और आरोपितों को सजा सुना दिया जाएगा। बाकी लालू यादव के अलावा इसमें 110 और लोग हैं जो आरोपी बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसकी सुनवाई डेली बेसिस पर हो, लेकिन अभी कोरोना के चलते मंगलवार को और शुक्रवार को इसकी फिजिकल सुनवाई हो रही है और जब आरोपी आते हैं तो अपना प्रस्तुत करते हैं सारा जो व्याख्यान है। बाकी खबर यही है कि गवाहों की पेशी शुरू हुई है और अंतिम सुनवाई के बाद जल्द से जल्द उनको सजा सुना दिया जाएगा। अब अगली खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का साथ देने के बाद चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार का पद संभाल लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर को उनके प्रधान सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। कैप्टन ने कहा कि वो मिलकर पंजाब के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में पीके यानी प्रशांत किशोर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रणनीतिकार हैं। वे अभी बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को फिर से सीएम बनाने को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। पंजाब में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वर्ष 2017 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। वर्ष 2012 की तुलना में पार्टी ने अपनी सीटें 46 की संख्या में न केवल सिर्फ वृद्धि की बल्कि वो सत्ता हासिल करने में भी सफल रही थी। कांग्रेस को यह जीत दिलाने में प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक की अहम भूमिका थी। बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। पीके पहले सीएम नीतीश के भी सलाहकार रह चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपने दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, लेकिन पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर के खिलाफ लॉबिंग शुरू हुई और अंत में सीएम नीतीश ने पीके को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब अगली खबर, बिहार में नौकरी मिलना तो दूर, लगता है अब बिहार में नौकरी मांगना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसा ही वाकया पटना में सोमवार दोपहर देखने को मिला, जब शिक्षा और रोजगार की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले वाम दलों के छात्र संगठनों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना ही नहीं, गांधी मैदान जेपी गोलंबर पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच खूब ईंटें और पत्थर भी बरसाए गए। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक जेपी गोलंबर और गांधी मैदान का इलाका युद्ध भूमि का रण क्षेत्र बना रहा। जेपी गोलंबर पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। बैरिकेडिंग को हटाते हुए सभी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी डटे रहे और पुलिस पर रोड़ेबाजी करते रहे। जवाब में पुलिसकर्मियों ने भी रोड़े बरसाए। इसमें कई पुलिसकर्मी और छात्र घायल हो गए। तब पुलिस ने स्थिति नियंत्रण करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने 200 मीटर तक प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आंदोलन के दौरान विधायक अजीत कुशवाहा, संदीप सौरभ, मनोज मंजिल सहित 20 से अधिक आंदोलनकारी घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। इसमें ज्यादातर को सिर, पैर और हाथ में चोटें लगी हैं। पीएमसीएच में भर्ती घायलों से मिलने वाम दल के कई विधायक वहां पहुंचे थे। वहीं जब हमने घटनास्थल पर पहुंचकर माले के विधायक अजीत कुशवाहा से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि सुशासन वाली सरकार अब आम जनता के साथ विधायकों को भी पीटने लगी है।
लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं हैं। जब तक नीतीश कुमार रोजगार नहीं देंगे तब तक हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। अब अगली खबर, बिहार में आज से इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार वासी आज से इलेक्ट्रिक बसों की सवारी कर सकेंगे। इसका शुभारंभ सीएम सचिवालय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकेश्वर प्रसाद, अशोक चौधरी और परिवहन विभाग की मंत्री शीला मंडल भी उपस्थित रहेंगी। बताया जा रहा है कि पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ में भी इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होगा। राजधानी पटना में 21 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इनमें से 8 बसें बीते फरवरी को ही पटना में पहुंच गई थी। तो वहीं नीतीश कुमार आज सुबह 11 बजे सीएम सचिवालय से इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस एक बस की कीमत तकरीबन 1,25,00,000 बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बसों के बाद सीएनजी बसों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा और ये बसें हाजीपुर से पटना के बीच चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों की खासियत यह होगी कि ये बसें सिर्फ 1 घंटे चार्ज हो जाएंगी और बिना रुके 250 किलोमीटर तक चलेंगी। इसके अलावा अन्य बसों की तुलना में इसका किराया भी कम होगा। ये इलेक्ट्रिक बसें डीजल बसों से ज्यादा आरामदायक होंगी। बस में 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वहीं ड्राइविंग सीट के सामने एक एलसीडी स्क्रीन लगा है। बस के भीतर ही फायर सेफ्टी सिस्टम, हैमर और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगा है। इसके अलावा आपातकालीन बटन, इमरजेंसी हैमर, हाइड्रोलिक पावर स्टेरिंग जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब अगली और अंतिम खबर, पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर के बाद अब तीसरे चरण में आम लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि बिहार में कोरोना के टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों और 45 से 59 वर्ष के बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। और पटना के 16 अस्पतालों को निर्धारित किया गया है जहां टीका लगेंगे। और उसकी खास बात यह है कि यह टीका भी मुफ्त में लगेगा और इसका सारा खर्चा सरकार खुद उठाएगी। हालांकि एक सच यह भी है कि अस्पतालों को 50 रुपए तक लेने की छूट दी गई है। तीसरे चरण में 1 करोड़ बुजुर्गों को और 16 लाख गंभीर मरीजों को टीका दिया जाएगा। 15 मार्च तक टीकाकरण का केंद्र बढ़ाया जाएगा और इसकी संख्या 1000 से अधिक हो जाएगी। 16 से 31 मार्च तक इसकी संख्या 1200 हो जाएगी और 15 अप्रैल से 1500 तक केंद्र की संख्या हो जाएगी। पटना में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं और उनमें ही सबसे ज्यादा कोरोना होने का खतरा है। इसी के मद्देनजर सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि कैसे भी पटना में ज्यादा से ज्यादा केंद्र बने और जल्द से जल्द सबको टीका लगवा दिया जाए। पटना के जिन 16 अस्पतालों में टीका लगने वाला है वो हैं एम्स पटना, आईजीएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच, न्यू गार्डिनर आइकर गोलंबर, मेडी पार्क हॉस्पिटल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, हार्ट हॉस्पिटल कंकड़बाग, महावीर वात्सल्य एलसीटी घाट, महावीर आरोग्य चिड़ैया टांडवाला, पाम व्यू हॉस्पिटल, हाईटेक हॉस्पिटल सगुना मोड़, अरविंद हॉस्पिटल अशोक राजपथ, आरएन सुपर स्पेशलिटी शेखपुरा और श्री मुरलीधर मेमोरियल बाढ़। यहां टीका लगेंगे। अगर आपको लगवाना है तो जाइए और 50 रुपए से अधिक चार्ज मत दीजिएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि सरकार इसका खर्चा खुद वहन कर रही है। लेकिन हॉस्पिटल्स को आजादी है कि सिर्फ 50 रुपए अगर वो चाहें तो ले सकते हैं। तो जाइए, अपने बुजुर्गों को ले जाइए, टीका दिलवाइए, गंभीर जो रूप से बीमार है उसको ले जाइए और टीका दिलवाइए। आज की सुबह सवार में इतना ही। कल फिर मिलेंगे बिहार की 5 खबरों के साथ, उसके विश्लेषण के साथ। तब तक आप जनता जंक्शन देखते रहिए। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे पीयूष रसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।